कैसे हो सम्राटो, करोड़ों साल बाद हम लोग फिर से निकले अपने एक नई ट्रिप पे। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं मुरैना। और पता है आपको मुरैना क्यों फेमस है? भिंड मुरैना क्यों फेमस है? गजक के लिए और डाकुओं के लिए। देखो कौन मिला हमको। चल कहाँ चल रहे हैं अपन बता दें कि ना बता दें? 6 तारीख जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और उसके आसपास जो है बहुत से प्रोग्राम भी होते हैं। और ये वो टाइम होता है जब बहुत सारे अम्बेडकरवादी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो हम भी निकले हैं। 4-5 दिन का अपना रूट है इस बार। 4-5 दिन कहाँ का घुमाओगे? दो को निकल रहे हैं, 6 को आएंगे। और क्या, ये देखो हलवा फेमस है हमारे यहाँ को, बढ़िया। अच्छा, ये वही जगह है देवबंद जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर अटैक हुआ था। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से चल के आएंगे छोटमलपुर जाने के लिए तो ये रास्ते में पड़ता है। और ये कॉमन रोड है जब भी चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनको दिल्ली से अपने घर जाना होता है। यहाँ से अगर आप निकलोगे ना तो ये इस टाइप के ट्रक निकलते हुए जरूर मिलेंगे। मुझे लग रहा है आसपास कोई है ना गन्ना वगैरह वो है। ट्रैक्टर है। नहीं वो मिल गन्ना मिल है, शुगर मिल है। पिछली बार भी आया, मुझे बहुत सारे गन्ना के ऐसे मिले। और अभी ये देवबंद का जो इलाका है यहीं कहीं पर वो जो है वो गोली लगी थी, घटना हुई थी। और ये जगह सिंपल सा ही है और खुला सा एरिया है, आराम से किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मसूरी जा रहे हैं हम लोग। भाई साहब गन्ने का मिल नहीं, गन्ने का ट्रैक्टर देखो जरा कैसा भरा हुआ, ओवरलोड हुआ पड़ा है पूरा। भैया गन्ना दे दियो। ले दौड़ ला के। अब तूने रुकवा लिया तो गन्ना ही दे दे। ये करके आ रहा है, पलट पर उठना दे। ये बैग ले लें थोड़ा सा, पता चला कि एक बार से हुआ था, वो भटक गया था एकदम से। फिर कहाँ चढ़ा रहा है? बैक कर रहा है, ड्राइवर है पक्का वाला। देखो वाल के हैं घुमाओ टैक्सी। लेकिन जब तुम वीडियो रिकॉर्ड करो है, देखो रिकॉर्ड। ये ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर भाई जो है ना वो सहारनपुर में रहते हैं, लेकिन रहते हैं वो छोटमलपुर में कस्बा। और यहाँ से ये रोड जो सीधा जा रहा है ये हरिद्वार के लिए जा रहा है। उसके आगे जो है मसूरी, देहरादून है, मसूरी है, 40 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर आपको चंद्रशेखर आज़ाद के घर जाना है तो आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। मैंने एक ब्लॉग बनाया जाके एड्रेस, वहाँ पे ना सब कुछ बताया है कैसे पहुँचना है। पूरी लोकेशन बता रहे हो आप कैसे जाएंगे। तो मतलब अभी अटैक हुआ है। गली का नाम मत बताए ना, क्योंकि घटना लगातार बढ़ रही है, आपको पता है। कल जो है चंद्रशेखर आज़ाद का बर्थडे है तो चलेगा विश करने। अब मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे, चलो। अरे प्लान बनाओ। अरे कैसे क्या प्लान बनता है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर ही है घर, मुझे लगता है। तो मिलते हुए चलते हैं। अगर नहीं मिले तो हुए नहीं देख लेंगे, कोशिश करते हैं। तो कोशिश कर लेंगे, लेकिन फालतू में मतलब अगर वहाँ जाएंगे तो 1-2 घंटा तो लग जाएगा। कोई दिक्कत ना है, बर्थडे उनका। फिर अपन को 40 किलोमीटर और जाना, अपन को 10-11 बज जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। आप तो 1-1 बजे तक घूमते हो ना लोग ना। एक बोल रहे हैं कि यहाँ से जो है इधर मुड़ लो 5 किलोमीटर यहाँ से जो है चंद्रशेखर भाई के दर्शन कर लो, मतलब उनसे मिल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ना पक्का पहले आए थे आप। आए थे ना, ये लो
थैंक यू। अर्पणा, अप्पू किसका नाम है फिर? मेरा हाँ ये लो, ये लो। ये देखना थोड़ा दूर रखना, दूर बहुत बहुत ऊंचा। हाँ ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इसका। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा पकड़ा है तुमने। सीधा पकड़ो, सीधा सीधा। नहीं नहीं, अरे ऐसे पकड़ना है। अरे यार लगा चलाना भैया, लगा रहा हूँ। ठीक है, हैप्पी बर्थडे आज। चलो आ जाओ, सीधा पकड़ना, सीधा। अरे सीधा पकड़ ले, हाँ जो ऊपर जाए। एंड टाइम अपना वो मत बदल देना। भैया सब आ जाए हैं। अरे ये लोकल लेके आया। अरे यार ये लोकल दे दिया क्या होता है? चलो 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 भैया। हैप्पी, चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर। गाना तो सुनाओ। गाना सुनाओ, भैया सुनाओ। नहीं तो बार मैं बार ये सुनाओ। वो वाला सुनाओ अंजुल, बार बार दिन ये आए। अभी तो मेरी जान के पीछे लोग पड़े हैं, गोली मार रहे हैं, तो तुम ऐसा गाना तो गाओ मुझे एहसास हो कि मैं लंबे समय जीने वाला गाओ चलो भैया। भैया आपके लिए हम एक चीज लेके आए भाई, ये गानों आपके लिए गानों। मुड़ी लेके आए बाबा साहब की। गाने किसको आ रहे हैं? इसमें बाबा साहब के जो है 3 जो उनके गोल्डन वर्ड है, एजुकेट, एजुकेट, मैं ऑर्गेनाइज। भी पहनूंगा उसको। बर्थडे में इनको है जब छोटे भाई का पेट भर जाता है तो बड़े भाई बड़े भाई का अपने आप भर जाता ऑटोमेटिक जिग जाते हैं। है। मेरे देखो आराम से। नहीं सुनो सुनो, हाँ ये वाला ऐसा, क्योंकि पता क्या गले को दिक्कत करता है। हाँ। नहीं हम अच्छा वाला लेके आप आए सच बिल्कुल। करो। नहीं नहीं अच्छे की बात नहीं है। मैंने तो एक रूल बनाया था पिछली बार कि जो इसी में से कर देंगे थोड़ा सा। हाँ ऐसी मुखबाजी है। वीडियो बन जाएगी। ये लो। मैं ये पहनूं। फोन नहीं हो तीनों लोगों के सामने ले भैया जी। यहाँ प्रिंट मेरा है। तीनों लोगों के। तुम ये मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि सब अंजुल का इसमें सारा रोल नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भैया, हमें इतनी दूर से आए जिंदगी यहाँ यूट्यूब आए। यहाँ भी अकेला सर अंजुल ना ले जाए, तुम ये सोच रहे हो? ला इसी के ऊपर कर लेना। हाँ हम साइज जो है तुक्के से लाए। छोटा हो सकता बहुत है यहाँ, बहुत है जो साइज आए ना। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा साइज है। नहीं सही है, ये भी नहीं पहनने के। बढ़िया है। ऐसी जैकेट पहन के गया था मैं वहाँ। ये मेरी है थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू यार भाई। अच्छा वो ये लाइन मैंने नहीं गाई कि हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरा ही है ना। ये अच्छा है। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो एजुकेट, एजुकेट, एजुटेड, ऑर्गेनाइज। एजुटेट, ऑर्गेनाइज। ये तो शिक्षित बनो, इसका संघर्ष। इसी का तो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। जिस तरह के हालात हैं आज, और आने वाली पीढ़ियों पे कुछ बचने की संभावनाएं कम हो रही हैं, तो जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के और जो हमारे और महापुरुष हैं, फूले, साहू, पेरियार, ललई, महामना राम सुब्बर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, संत रामवीर प्रजापति, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, फातिमा शेख माँ, सावित्रीबाई फूले माँ, रमाबा, उन सब का जो अथक प्रयास, अवंतिका बाई लोधी, झलकारी बाई कोरी, तमाम जो हमारी वीरांगनाएं हुई हैं, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि, उनकी औलादों की जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने कर्तव्य को, जो पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करें। तो ये तो जन्मदिन है, हम लोग इसको मना रहे हैं, मगर असल ये है कि हमारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ सुख सुविधाएं हैं, और देश भर का मेरा भ्रमण और सब जगह घूम के मुझे एहसास होता है कि अभी भी सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने पर, अब तो राजनीतिक गैर बराबरी बहुत बड़े पैमाने पर होगी। जैसा मैंने भी महसूस किया, मैं राजस्थान चुनाव लड़ा के आया मध्य प्रदेश, तो जो दूसरी पार्टियां उनके पास रिसोर्स हैं, वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली से उड़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से अपनी सभा करके आ जाएंगे। हम पे क्या है? अब ऐसा तो है नहीं चुनाव आयोग हमें अलग से समय दे रहा है कि भाई चंद्रशेखर जी आप पे रिसोर्स नहीं है, आप हेलीकॉप्टर जाते हो तो आप 1 महीना अलग प्रचार करो, बाद तक आपका रिजल्ट हम बाद में खोल देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है।
प्रचार के 15 दिन पे 15 ही हम पे। तो ये आर्थिक, ये जो है ना, जो बाबा साहब का भय था, अगर आपने सुना हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान सौंपते हुए जो बाबा साहब ने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो बराबरी आ जाए, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तब तक समानता की बात करना, समानता की मजाक उड़ाना, और हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। सरकारें जो बनेंगी सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने का प्रयास करें। वरना जो बाबा साहब का जो विजन था कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र बने, तो वो अभी तक नहीं बन पाया। उन्होंने अंत कहा कि राजनीतिक शक्ति का भी, राजनीतिक लोकतंत्र का भी हमें फायदा नहीं होगा अगर सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी हम लोग दूर नहीं कर पाए। आज हम उसी को महसूस करते हैं। स्थापित दल, पैसे वाले पार्टियां, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग पैसे बांट बांट के हमारे लोगों के वोट को खरीद रहे हैं। हमारे लोग मजबूरी में, क्योंकि रोटी घर नहीं है, घर में रोटी नहीं है, तो वो पैसों के आधार पर अपनी वोट दे रहे हैं। इससे हमारी जो राजनीतिक शक्ति बननी है वो नहीं बनी। मैं धन्यवाद दूंगा आज के दिन माननीय काशीराम साहब को कि उनका अथक प्रयास रहा कि उन्होंने लोगों को इस बात के लिए समझाया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा करे करनी। तो असल जन्मदिन तब बनेगा जब भारत महापुरुषों के सपनों का भारत बनेगा, जब इस देश में सबके लिए, किसी जाति धर्म के लिए नहीं या स्पेशल दलितों के लिए, सबके लिए सामाजिक समानता आएगी, आर्थिक समानता आएगी और राजनीतिक समानता है। जो तमाम तरह की विषमता उनकी जिंदगी में वो खत्म हो जाएगा। जहाँ व्यक्ति को जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर उसको सम्मान मिलेगा, और धर्म और जो नफरत की जो ये आंधी चल रही बंद हो जाए। आज देश में मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, जैन हो, जो धार्मिक अल्पसंख्यक, उनका जीना दुश्वार हो गया, क्योंकि जिनकी सरकार है वो चाहते हैं कि किसी दूसरे के धर्म के व्यक्ति को चैन से ना जीने दें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बैठती है, जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, कि हम उस जिम्मेदारी को अदा करें और अपने मुल्क के हर एक व्यक्ति को, अपने भारत के हर एक व्यक्ति को उस स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए प्रयास करें। आप पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, हम लोग सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से कर रहे हैं, कुछ लोग कर्मचारी बनकर कर रहे हैं। सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास आने वाले कल में देश में महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएगा। तो मुझे नहीं पता कि इन्हें 10 साल में क्या होगा। एक तरफ विरोधी ताकतें भी मजबूत हो रही हैं और उनका प्रयास है कि संविधान कमजोर कर दें, देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ हम लोगों का प्रयास है, जागे हुए लोगों का, कि देश संवैधानिक राष्ट्र बना रहे। हमको भी आपसे काफ़ी उम्मीद लगती है, हम इसलिए 600-700 किलोमीटर दूर यहाँ आए आपके पास। हमें आपके अंदर एक काबिलियत दिखती है कि आप लोगों को जोड़ लेते हैं, जो शायद बहुत टाइम बाद हमने किसी नेता में, या मैं तो आपको नेता मानते हैं, आप तो भाई हो मेरे। थैंक यू। और आपके अंदर जो काबिलियत है, हमें उसमें उम्मीद नज़र आती है। हमें लगता है कि उससे आगे बहुजनों को कुछ भला होगा, क्योंकि जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनके साथ यूथ खड़ा नहीं है। लेकिन आपके साथ यूथ खड़ा है। मैं एक चीज़ तुम्हें रोकूंगा। पहली बात ये कि हमारे जुड़ने का कारण वो विचार है, जिस विचार पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं कितना भी व्यवहारिक रूप से अच्छा होता और भारतीय जनता पार्टी RSS के आइडियोलॉजी फॉलो करता, तुम लोग नहीं आते। समझते हो ना? ये विचार है जो हमें यहाँ इकट्ठा कर रहा है, संयुक्त कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बार बार एक सवाल आता है कि हमारे नेता इकट्ठा नहीं हो रहे। नेताओं के अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है, अपने अपने स्वार्थ हैं, इसलिए नेता इकट्ठे नहीं हो रहे। मैंने बहुत प्रयास किया जितने मेरे अंदर हिम्मत थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, बार बार किसी आगे झुकना भी आप सामने वाले को, आपको कमजोर महसूस कराता है। जब आप पढ़े लिखे हो, आप में काबिलियत तो साबित करो ना भाई। अगर आपने अपना चैनल बनाया और आप ये कहो विशाल को कि यार आपने चैनल क्यों बनाया, मेरे व्यूवर्स कम हो जाएंगे, तो ये तो कहीं बात नहीं। आप समझो ना, आप कहो एक हो जाओ, हम एक ही प्लेटफॉर्म, हाउ कैन पॉसिबल? एक यूनिट के रूप में हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन काम तो सबको अलग अलग करना ही पड़ेगा ना। तो मैं जो प्रयास करता था मैंने किए, लेकिन मैं इस पर काशीराम साहब की एक सोच जो है उसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करता हूँ और समझता हूँ। उनसे भी कहा गया कि भाई आप, तब भी दल बहुत सारे थे, RPI थे और बहुत सारे दल थे जो इस तरह काम कर रहे थे। उस समय बड़े बड़े नेता थे, रामविलास पासवान जी थे, बाबू जगजीवन राम थे, इधर साहब काशीराम थे, और भी कई नेता थे साउथ में भी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे लगा कि ये हो सकता है। उन्होंने कहा देखो भाई, नेताओं के तो अपने एजेंडे वो एक नहीं हो सकते, लेकिन जनता तो एक हो सकती है। तो जो जनता के लिए अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करे, जनता उसके साथ इकट्ठा हो सकती है। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ
मैं इस मिट्टी से यहाँ जन्मा हूँ छुटमलपुर में। मैंने तमाम तरह के अभाव देखे। अनुज मेरे क्लासमेट हैं, इम्तियाज मेरे क्लासमेट हैं। मुझे पता है कि मेरे फादर की इतनी हैसियत थी, जब 6 बच्चों को पढ़ा रहे थे तो वो एक साल में एक ही वर्दी बनवा सकते थे। वही वर्दी 3 दिन बाद धुलती थी, अगर सर्दी का मौसम हो तो 6 दिन बाद धुलती। ये आसान नहीं है गरीबों की जिंदगी। उस जीवन को जी के आया। मुझे आज भी याद है, मैंने कई बार कहा भी है, अपने दिन नहीं भूलने चाहिए, कि मेरे फादर ने मुझे बाटा का जूता दिलाया जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, लेकिन उस शर्त पे कि उन्होंने अपना जूता नहीं खरीदा। सही बात। मेरे फादर ने 60 रुपए से नौकरी स्टार्ट 66 रुपए से नौकरी स्टार्ट की। ये जमीन, ये सब उनकी मेहनत से बना है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। लेकिन मुझे इस घर की चिंता नहीं, तो चल रहा है मेरी माँ की पेंशन में। आज भी कोई घर में बदलाव, मतलब आज कमाए तो आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ कि आप इतने बड़े स्तर के देखे जाते हैं? मैं चांद पे खड़ा हो जाऊंगा तो भी मुझे लोग इस नाम अभी से मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा टीवी में, अभी कार में आ रहे थे अपन, आपने भी देखा, तो उसमें आपने कहा था कंधों में बैठा के और दूसरी पार्टियों को नहीं आगे बढ़ाएंगे, खुद आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हो गया ना, खेल खत्म। देखो हमारे लोग वोट दे के दूसरी पार्टियों को आगे बढ़ाते हैं और ये सोचते हैं हमारा भला करें। आपने कई बार प्रयास किया 2022 नहीं, मैं सिर्फ एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? आपने कहा कि हमें तो कोई मौका ही नहीं दिया प्रधानमंत्री का। बनना चाहिए ना। हाँ। मेरा स्टेटमेंट निकाल, 2019 का मेरा एक स्टेटमेंट है। कांग्रेस इतनी हितैषी है दलितों की, तो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? और निकालो, मिल जाएगा उस आपको। इंटरव्यू में अगर हम कोई परखेगा तो उसमें भी आपका इशारा बहन जी की। तो आप ये सोचो, मैं यही आप समझा। आप ये सोचो अभी मैंने उसके कि फिर मुझसे कहा जाता है कि मैं विरोधी हूँ। मैंने तो मजबूर होकर ये सब काम आपने ये किया। बोला कि उनको- जब आपने मुझसे कह दिया गेट बंद करके कि तुम हो कौन, तो क्या करेगा आदमी? क्या तो मैं इस काम को छोड़ के कोई रोजगार कर लूं? तो उससे मैं अपना घर चला देंगे। समाज ने जो मुझे रिस्पेक्ट दिया, समाज ने जो मुझे अवसर दिया है, समाज इतना जो बड़े पैमाने में, उसको क्या जवाब दूं? मुझे विश्वास है कल जब रिजल्ट आएंगे तो भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, जो उन्होंने पिछले 7-8 साल में लाठियां खा के मुसीबत सह के की। तुम्हें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बतानी, हमारे जो बहुजन पत्रकार है ना, वो रोज मेरे खिलाफ ये बात चलाते हैं कि देखो चंद्रशेखर आजाद आंदोलन करते हैं और उसमें लोग जेल जाते हैं, मुकदमे लगते। दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, जब वो बहुजन पत्रकार जाते हैं तो पूछते चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा, हाँ मैंने सुना। अब ये महसूस करो, मुझे तो पता लग गया ना कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है। जब पूरी सरकार उनके साथ खड़ी तो क्या करोगे? तो वही पत्रकार सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं आ रहे, तो मैं पूछता हूँ कभी उनसे पूछो ना जिनको अब तक यहाँ तक किया। टीम गई थी, पूरी दिल्ली की टीम रहती है ना, वही रवि भी था। अभी क्या है ना, मैं कभी ये भी सोचता हूँ, कभी पत्रकार ये नहीं पूछते जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया वो क्या कर रहे हैं। अब मैं 5 साल के लिए राजस्थान के लोगों को मरने के लिए छोड़ूं, या मध्य प्रदेश के लोगों को मरने के छोड़ूं, या फिर दिल्ली देखो, कुछ फैसले तो समाज को करने पड़ेंगे ना। वहाँ आप बदलाव। दो रूप की बात आप कहते हो कि चंद्रशेखर आंदोलन करते हैं तो भी आपको दिक्कत है, आंदोलन में नहीं आते तो भी आपको दिक्कत है। अभी मैं 49 शिक्षक भर्ती वाली बच्चों में गया ना, बिल्कुल। और अभी क्या हुआ 3 दिन में, आपने पिछले देखा 26 तारीख सब नेताओं को बोलना पड़ रहा है। तो मैंने तो क्या गया 5 तारीख के बाद मैं आ जाऊंगा, अगर सड़क पर बैठना पड़ा तो बैठूंगा। लेकिन अगर हमारे रहते दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हो तो ये अच्छा नहीं है। मैं उनसे क्या कहूँगा, आप तैयारी करो, मैं आऊंगा, फिर डट के लड़ेंगे। जैसे हमने पिछली बार 68 नियुक्ति रिलीज कराई थी, इस बार उनको नियुक्ति पत्र दिला कराएंगे। 7 तारीख को शायद आपने किया। बना रहे ना, कुछ बना रहे, इसलिए कह रहा हूँ। देखो अमीर कोई काम करे तो कोई सवाल नहीं करता, कोई गरीब का बेटा कुछ करता है तो बहुत तकलीफ होती है। और हमें तो सभी दलों से लड़ना है। हाँ, सही है। किसी एक से थोड़ा ही। जहाँ हमारे लोग जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है और वहाँ हमारे लोग परेशान हैं, तो हमें तो सबसे लड़ना है। हम किसी को नहीं करें। इसलिए मैंने इंटरव्यू में कहा कि अब बहुत हुआ ना कि हमारे लोग कंधों बिठा के दूसरे लोग नेता बना के उम्मीद करें। जैसा मैंने कहा बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई, क्योंकि जो उस समय की स्थापित पार्टी थी वो नहीं कर रहे थे हमारे लोग काम, तब बाबा साहब ने पार्टी बनाई। राजस्थान में तो बड़ी सिंपल तरीके से 66 सीटों पर आप चुनाव लड़े, शायद 77 को वो लड़े, तो वहाँ तो कोई ज़्यादा समझौता वगैरह हुआ ही नहीं इसी मामले में। जैसे कि सीधा सिंपल हो गया। हाँ देखो फिर सोचो, अगर ये लाइन 4 महीने पहले होता तो कुछ और होता।
चुनाव के टाइम पे और कुछ दिन पहले का कुछ फर्क पड़ता है जनता में। तो हमारा प्रयास तो ये है यही सिंपल तरीका नए लोगों को मौका मिले। लोकसभा में हाँ सेम कोशिश करेंगे स्टेट वाइज हिस्सा मिल। देखो सारी लड़ाई तो हिस्सेदारी की है बॉस, हक अधिकार। हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आप करोगे क्या? समझ रहे हो? आपका अच्छा ये बताओ, मेरे ऊपर गोली चली ना, तो आप मुझे बताओ किसी एक सदन में किसी पार्टी के नेता ने सवाल किया हो कि भाई क्यों उनके ऊपर गोली चली, उनका जुल्म क्या है और सरकार ने क्या व्यवस्था की इसके बाद? किसी एक को मुझसे प्यार नहीं है। मैं किसी को कंधे पे बिठा क्यों नेता बनाऊं भाई? मैं तो आजाद समाज पार्टी बीमार की हर किसी की आवाज बनते हो आप, तो हर किसी की आवाज बनते हो। जब मेरी बारी आती है ना तब सोचो जो लोग मेरी आवाज नहीं उठा सकते तो उस समाज की आवाज उठा देंगे जो हादसे पे। वहाँ में भी ये राजनीति करवा लिया पॉपुलर। अब वो जेल में है ना उनके रिश्तेदार, उनसे जाकर मिलना किसने क्या किया? मैं इन चीजों से अब मैंने घबराना बंद कर दिया। कोई क्या कहेगा भाई, मैं इनके बारे में सोचूंगा कोई क्या कहेगा तो फिर काम कौन करेगा? सही है। तो ज्यादा एनर्जी उन पर नहीं लगानी है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई आरोप लगाए, कुछ भी, हमें अपना काम करना है और हमारा काम साबित करेगा हम क्या सोचते हैं। आपके अंदर एक तो ना खास काबिलियत है कि एक मतलब एक आप अगर देखा जाए बाहर से घर आपका तो कुछ खास नजर नहीं आता। अपन भूल गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे यार अब की बार कहाँ से आए हैं, हमें तो दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैं वही जानने की, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं वही सब जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि एक खाते पीते हुए छोटी सी गली से उठकर एक व्यक्ति पूरे देश विदेशों तक कैसे छा गया, वो मैं जानना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो आपको देख के आपको आइडल मानते हैं या आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो भी वही पावर। सच ये है जो लोगों को जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनके लिए ईमानदार से खड़ा हो सके, जो उनको चुनाव के बाद गेट बंद करके ना कहे कि नेताजी यहाँ नहीं। लोग उस व्यक्ति की जरूरत है। लोग बेईमान नहीं, नेता बेईमान हो सकते हैं, नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, नेता चोर हो सकते हैं, नेता धोखा कर सकते हैं। जनता अभी भी लोगों के अंदर स्वाभिमान है। ऐसा क्या आपको लगा? मैंने देखा 23 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, 24 को वहीं दिल्ली आया था मैं 24 को, दिल्ली 24 में, फिर 26 को लगा दिया दूसरे दिन आपने कार्यक्रम तो पहले से लगा, फिर आप लखनऊ चले गए। कार्यक्रम पहले लगा हुआ था, 26 का कार्यक्रम 27 का नहीं था। फिर मैं सोचा जब मैं यहाँ आया तो उन बच्चों की आवाज, क्योंकि उनको रोज पीटते हैं भाजपा, वो जाते हैं कार्यालय के मंत्री यहाँ तो पुलिस पीटती है। तो हम बात करते हैं बहनों के सम्मान की, भाइयों के सम्मान की, अब क्या करें, उनको पिटने दें। चुनाव बाद तो कोई नेता दिख ही नहीं आता। अब जिन नेताओं को जरा घूमने जाना, थक गए थे वो चले, अभी मैं थका नहीं हूँ ना। याद है वो बात बाबा साहब अम्बेडकर जब वो कहते हैं कि भाई मैं, वो पत्रकार कहता है कि भाई मैं गांधी जी के यहाँ गया, वो सो रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सो रहे थे, और मैं आपके आप 1:30 बजे जाग रहे, तो उन्होंने कहा मेरा समाज सो रहा है। तो जिसका समाज अभी मन से तैयार ना हो शक्ति हासिल करने, उसको तो जागना पड़ेगा ना। 15 दिन आपको चुनाव प्रचार में जनते, 5 दिन आपको रोक लिया जाता है हेलीकॉप्टर, पहले दिन ही रोक लिया। क्या हो गया? तो मैंने तुमसे एक बात कही थी, उसने याद है कि मेरे जीवन में संघर्ष ज्यादा है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना भाई। बिना संघर्ष के मिलेगा क्या? मेरे पास इसके अलावा रास्ता क्या? अच्छा तुम पे क्या रास्ता बता? कुछ नहीं है हमारे पास, हमें भी। तो मेरे पास भी कोई रास्ता, मैं परचून की दुकान को खोलने था या मैं नौकरी के बारे में सोचूं, तो मेरे पे यही काम आता, मैं यही करूंगा और मुझे जिंदगी भर करना, जब तक मेरे अंदर सांस है करना ही वो काम। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन साथियों का जिन्होंने शुरुआती दौर में मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, खड़ा किया कि हम साथ हैं। नेता समाज से के सपोर्ट से होता है। मेरे साथियों ने मुझे बल दिया। एक श्रेणी के जो हमारे बहुत सारे नेता थे उन्होंने मुझे आगे किया कि आप काम करो, हम आपके साथ करें। उस विश्वास को मैंने कमजोर नहीं पड़ने दिया। और इवन मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इवन नो वन सिंगल पर्सन, कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि हमने चंद्रशेखर को 1 रुपए की मदद की। तो कहते हैं ना कि भाई वो फंडिंग और खरीद और ये ठीक है, हमारे लोग सहयोग करते हैं, पार्टी सहयोग से चलती है बिल्कुल, लेकिन कोई बाहरी नेता नहीं कह सकता कि भाई हमने अपने साथियों के सहयोग से अपने दल को आज मजबूर कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी कहेंगे आजाद समाज। कल का क्या स्टॉल लगा के हर विधानसभा पे, नुक्कड़ सभा में आप कितना 100 संख्या रखा है? कितना नहीं, संख्या नहीं रखी है, अपील की है कि लोग ज्यादा सस्ता कराएं, स्टॉल लगा के आजाद समाज पार्टी जोड़ें। आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, मेहनत कर रही है, लोगों हम लोग तो पहुंच नहीं पा रहे। विधानसभा आएगी, विधानसभा कस्बा सब जगह बहुत प्रेम है भाई। लोग अपने मन से आते हैं, साधन जुटाते हैं। अभी कुछ लोग हरियाणा के आए बाइक पे अभी। हाँ, तो मैंने कहा कि ऐसा मत करो यार, जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैं तो समझाता हूँ, हेलमेट पहनो। हाँ, वो सुल्तान
भाई एक आखिरी सवाल है मेरा, आपने आज के लिए? बराक ओबामा आज के लिए बराक नहीं नहीं, मैंने तो आखिरी नहीं वैसा आखिरी सवाल नहीं है। बराक ओबामा जो है जब वो जीते थे तो उन्होंने सोशल मीडिया की पावर को है ना बहुत गहराई से समझ लिया था। यूट्यूब उस टाइम नया नया आया था और उन्होंने कुछ वीडियो डाले थे जो इतने वायरल हुए थे, उसके बाद जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने भी उस पैटर्न को अपनाया। बराक ओबामा क्या आपने भी सोशल मीडिया की पावर को देखा, समझा ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है ये? नहीं, देखो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली एक बहुत बड़ी फोर्स है दुनिया के अंदर। आप यहाँ कोई ईमानदार से काम करोगे, दुनिया में बैठे लोग उसको देखें। मैं कल एक नगर कीर्तन था सिख समाज के लोगों को, मैं उसमें गया गुरुपुर पर नगीना अपने लोकसभा क्षेत्र। वहाँ 30-40 लोग थे जो विदेश से आए थे, जो मुझसे कभी नहीं मिले। लेकिन जब उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि रोज सर पे रख के कपड़ा और जो जाते हैं ऐसे एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट किया कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ आए, तो वो उनमें से 25-26 लोग मुझसे मिले। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, जो तुम सोशल मीडिया पर कि हम आपको सुनते हैं, हम आपकी स्पीच को सुनते हैं, हम आपको बहुत लाइक करते हैं। वो फोटो खिंचवाया उन्होंने। मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूँ, हमारी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई ना, जो लोग आरोप लगाते हैं भाई मीडिया को क्यों दिखाती, आप बताओ मेरी कौन सी रैली किसी न्यूज चैनल ने दिखाई? फिर भी माहौल रात को 1-1 बजे 12 बजे रैली की ना, मैं 1-1 लाख लोगों की रैली की ना, प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई ना, दिखाई क्या किसी एक मीडिया चैनल ने? बताओ। मगर जिनको आरोप लगाना तो कहेंगे साहब दिखाते हैं बहुत दुकान में। मुझे सोशल मीडिया पे क्यों डालनी पड़ी कि हमारे लोग तो देख लें कि हम कितने मेहनत कर रहे हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाता तो हमें ये दिक्कत होती। बहुत कुछ है जो दिखाया जाता नहीं है, इसको दिखाना चाहिए। अगर वास्तविकता में मीडिया के तौर पे भी गैर बराबरी ना हो, ऐसा मानता ना हो। और नेताओं के पीछे 12 बजे तक भागते हैं। आएगा वो दिन भी। हाँ सही आपको समय की बात है। यस, बुलाते हैं, अभी भी जाते नहीं, ऐसा अपना काम छोड़ के थोड़ा जाएंगे। लेकिन वो दिन आएगा कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर ओपी वैन खड़ी होंगे और वो ये पूछ रहे होंगे कि आजाद समाज पार्टी अब सरकार क्या करने वाली है। क्या बात, ठीक है, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। बहुजन मीडिया में कौन बहुजन मीडिया को तो मैं अंदर रखूंगा। कोई अपने संघर्ष के साथियों को भूलता है कि जो भूल जाता है उसको नुकसान होता है। इम्तियाज ही मेरे पुराने साथी हैं, 2012 2004 5-6 के करीब मैंने कॉलेज छोड़ा, तब से मेरे साथी हैं, आज भी हम इकट्ठा हैं। अनुज रेलवे में जॉब करते हैं, आप रेलवे में जॉब करते हैं, मनीष के बड़े भाई हैं, हम क्लासमेट में। तुम्हें पता है एक सच बताओ, ये ऑन कैमरा बड़ा खराब है, काट दूंगा। मैं इनको पढ़ने नहीं देता था। मैं इनको कॉलेज स्टार्ट होता था, मैं इनको पकड़ लाता, चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, पूछ लो सर। फर्स्ट पीरियड बस अटेंडेंस लगवाते। वो पहले गेट नहीं खुलता था, दीवार के ऊपर दीवार ऑन करके, और इनकी बस इनकी एक ही होती थी कि हमारी सेकंड मीटिंग की अटेंडेंस लगवा देना। उतना काम मैं मॉनिटर से क्या करवा देता। पूछ लो सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई पुलिस में हैं, कई रेलवे में हैं, कई आर्मी में हैं, जिनको मैंने बहुत तंग किया है। पढ़े लिखे नहीं लग पाए, नहीं नौकरी लगे। मैं अगर मैं पढ़ता तो आप सोचो ना, पढ़े ही नहीं है, पढ़ते हैं जब तो एडवोकेट। तो मैं अब ठीक है। आपको एक आपने शुरू से ही एक काफी, अभी तो काफी ज्यादा ठीक ठाक है। पहले आप गलियों में जाके अपने पीछे बड़ी भीड़ लेके चौपाल लगा के लोगों को समझाए, जब और ज्यादा कड़क भी समझा। नहीं ऐसा नहीं, उम्र के साथ उम्र भी बढ़ रही है यार। जब एकदम पूरा माहौल है। देखो एक चीज, जब मैं कक्षा 12 में था तो मुझे 12 तक ज्ञान था। ग्रेजुएशन के बाद और ज्ञान बढ़ा, पोस्ट और बढ़ा, लॉ करने में और बढ़ा। जब मैं सहारनपुर में काम करता था तो जब कम जानकारी थी, फिर मैं मेरठ उत्तराखंड चला गया, हरियाणा चला गया, तो बहुत अब वो एक बड़ा वो हो गया है, एक शब्द के मायने। अब कुछ भी और अच्छा, राजनीतिक लोग कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। बिल्कुल। क्या मैं आज अपने परिवार को लेकर बाजार में सामान करने जा सकता हूँ? सही बात है, नहीं जा सकते। सोचो ना, आप अकेले नहीं वो जा जिंदगी है ही, हमारा व्यक्तिगत कुछ है। आप एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, ब्लॉग था इनका कि अब बाइक भी नहीं चला सकते। हेलमेट मैंने कहा ना, ये पिछली बार हो गए थे वहाँ, लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ। देखा ब्लॉग, तो मैंने इनसे कहा कि हेलमेट, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो लोग सवाल करेंगे
कि नेता नहीं पहन रहा तो और वो क्या संदेश दे रहा है? तो वो जिंदगी नहीं है। आप जब आप लोगों के लिए मार्गदर्शक हो तो आपको करना पड़ेगा, पहले स्वतः करना पड़ेगा, तब तो दूसरे को बता सकते। तभी कह सकते हो ना कि आप कुछ करो। सही बात है। जब अच्छा मैं नेता होके इन पार्टी का मेन लीडर होके मैं 2 घंटे काम करूँ तो लोगों से क्यों कहते कहूंगा कि 8 घंटे काम कर लो? नहीं कहते। जब आप 8 घंटे करोगे तब कह सकते। जब मैं तो साल भर में 1 दिन रैली में निकल के आऊँ तो इनसे कहूँ कि भाई तुम जाकर रैलियां कर लो, बताना मुझे हाउ कैन, उससे तो देख के सीखेंगे ना। मैं अगर 16 घंटे काम करूँ तभी 8 घंटे 4 घंटे काम करेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल में भी काफी ज्यादा बड़ा बहुत। है। 9 रैली कैसे की ये समझ नहीं आया। विल पावर कुछ करके दिखाना है ना। 9 रैली की पोस्ट लगातार 2022 में जो अपमान हुआ है राजनीतिक बहुत ज्यादा समझदारी ना होने के कारण, जी उसके बाद जो सीखा है वो साबित करना है ना कि एक गरीब का बेटा भी कुछ करके दिखा सकता है अपने साथी को सही। तो अपने काम से जवाब देना ना। क्रिकेट में एक नियम है कि मुंह से मत बोलो, बल्ले से जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, काम से जवाब दो, अपना काम से। अगर आपको अवसर मिला है, आपको बैटिंग आ गई तो अब आप बैट से जवाब दो कि आप में कितने काबिलियत है। ये मत कहो ना मुझे खिला नहीं रहे। अब आपको मौका मिला, अभी पहला नंबर आएगा जब बैटिंग अच्छी करोगे। बिना साधनों के दल चलाना। अगर 1 पैसे का मैंने फ्रॉड किया तो भाजपा वाले मुझे फांसी चढ़ा देते। कभी नहीं लगा आपने हमेशा भाईबंदी नेताओं के साथ निभाई, उनकी तरफ से भाईबंदी। आज का इंटरव्यू उसी के लिए तो था। अच्छा बहुत होगी ना भाईबंदी, अब नहीं होगी। अब किलेबंदी होगी। ठीक है, जो हमारे रास्ते में हमारे मिशन को में रुकावट पैदा करेगा वो कोई किसी दल का नेता हो, हम उससे ईमानदार से संघर्ष करेंगे। समझौता नहीं। ऐसा संघर्ष करेंगे उसको भी याद रहेगा। कुछ नेताओं ने भी प्रयास किया था मध्य प्रदेश के, मैंने फोन करके उनको याद दिलाया कि मैं अभी आरएसएस भाजपा से लड़ रहा हूँ, अगर आपको भी लड़ने के लिए तो सामने से आके लड़ो, बड़े नेता आपसे भी लड़ेंगे। किया जिसका मन, हमने तो कहा ना व्यक्तिगत फोन करके मैंने उनसे कहा कि श्रीमान आप बड़े नेता हैं, अगर आपका मन है, मैंने सोचा ये भाजपा के लोग करा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी का मन है तो आओ ना, लड़ो मैदान में। फिर आपको पता लगेगा कि मैं बहुत जज्बाती आदमी, दोस्ती बहुत प्यारे से निभाता हूँ और अगर किसी का विरोध हो तो वो भी बहुत हिम्मत से निभाता हूँ। काफी बदलाव देखे हमने, सबसे आपसे टच में है या सोशल मीडिया से अब तक जो चंद्रशेखर है उनमें काफी बदलाव हुआ है। बिल्कुल, चीजें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं। अब वो कितनी बेहतर हो पाएंगी वो तो देखो, मुझे विश्वास हो गया कि मैं किसी से उम्मीद करूं कि वो कुछ करेगा, उससे बेहतर है कि मैं प्रयास करूं अपने साथियों के साथ कि हम कुछ करने के लायक हो जाएं। ज्यादा नहीं तो पहले मैंने उम्मीद की 2022 में कि ये दल कुछ कर दे, ये दल कुछ कर दे, समाज बच जाए, भाजपा से बच जाए। अब मुझे समझ आया किसी से उम्मीद करने में आप खुद करो ना। तो अभी तो 2024 लोकसभा के बाद जो संघर्ष शुरू होगा उसको देख के बहुत बड़े राजनीतिक दल जो है ना उनको एहसास होगा कि संघर्ष किसे कहते हैं। एक दिन नहीं बैठूंगा मैं चैन से, एक सिंगल डे भी ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा। और मैं नेता, हमने सिखा दिया नेता को। अब जाते हैं नेता किसी कोई घटना होती भागे भागे मिलने के लिए, तो जाता था क्या पहले? अब अपने मन से बताओ चेक करके, किसी गरीब के दुख पूछने को जाता था क्या? अब जाते ना भागे भागे, जब पता लगा चंद्रशेखर आ रहे थे भागे भागे। अभी धौलपुर में एक घटना हुई थी, बीएसपी को वोट करे और राजपूतों ने घटना हुई। बेटे फिर हमारे लोग गया क्या कोई? आपने एक टीम गठित, हमारी टीम गई ना, वो राजस्थान प्रदेश हमने ये नहीं पूछा ना वोट किसे दिया, राम लखन सिन्हा जी ने ट्वीट किया था। नहीं गई ना किसी और की टीम, हमारी टीम गई ना। हमने ये नहीं पूछा ना वोट किसे दिया, किसी पे अन्याय होगा हम जाएंगे। कई मैसेज आया, वो कह रहे भाई के पास मेरा कहाँ नंबर है आपका? नंबर दे दूंगा, तुम ही फोन करते रहोगे। ऐसे करूँगा। नंबर ही ना। लोग कहेंगे तुम्हारी पत्रकारिता पर शक करेंगे। अभी भी तो तुम्हें लोग कहते रहते। तो आपको पता है कितना है? मैं तुम्हारे व्यूवर से भी कहूंगा, और जो हमारे जो मुझमें प्रेम विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनसे भी कहूंगा किसी की बुराई मत करो, अपना अच्छा ही करो। अपनी पार्टी के अपने संघर्ष के काम को बताओ, किसी पे आरोप मत लगाओ, किसी को बुरा भला मत करो। इससे कुछ नहीं, कोई जुड़ेगा भी नहीं, टूट सकते हैं। मैंने कहा ना, आज जो दूसरे दलों में लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कहोगे तो क्यों आएंगे? तो कोई शब्दों से कुछ भी तीखा ना करो, काम अच्छा करो, लोग अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरे की बुराई करने से अच्छा अच्छा, हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया कि भाई उनके साथ मत जुड़ो, उनके साथ मत जुड़ो, फिर भी लोग जुड़े ना। क्यों जुड़े? लोग बेवकूफ है क्या? जो अपना घर चला रहा है, मैं उसको नहीं पता अच्छा बुरा क्या है? जो हमें देखते हैं हमारे काम को, उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो जब लोग हमारे साथ हैं फिर हम क्यों डरते? मैं राजस्थान पैदा थोड़ा हूँ, लेकिन आपने लोग देखे प्राइम मिनिस्टर की रैली में, चीफ मिनिस्टर की रैली में इतने लोग नहीं थे। तो ये विश्वास हमने संघर्ष से कमाया ना भीम आर्मी के लोगों ने। तो आज के जन्मदिन का मैं पूरा श्रेय भीम आर्मी के एक नौजवान साथी को, अपने भाइयों को, अपने नेताओं को, आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं को, अपने साथियों को, हर उस बहन भाई बुजुर्ग बहुजन मिशन के और साथी को देता हूँ जिन्होंने संघर्ष में मेरा साथ दिया। और मैं उनको विश्वास कहता हूँ अपने जन्मदिन के अवसर पर
कि मैं उनको निराश नहीं करूँगा, बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। आंदोलन जब तक कामयाब नहीं होता हम लोग आगे लड़ते रहेंगे। और मैं ये भी एक वो कहता हूँ जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, जिस दिन मेरे शरीर में वो हिम्मत नहीं रहेगी या मुझे लगेगा कि मेरे जरिए आंदोलन आगे नहीं बढ़ रहा, तो उस दिन मैं वापस जो एक काम बचता है बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का, उस काम को जिसको बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समझा उसको भी फिर पूरा करने के लिए निकल, उस काम को भी करूँगा। ये नहीं कि हमेशा मैं 60 साल का या 70 साल का जाऊँगा, नहीं कहूँगा मुझे नेता मान। मैं आज ये इसकी गारंटी देता हूँ, और ये रिकॉर्ड मैं जब मेरे शरीर में वो क्षमता नहीं रहेगी तो मुझसे बेटर जो होगा उसको कहूँगा कि आओ करो। राजस्थान में मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे आप हेलीकॉप्टर से आए, कार में बैठे, कार जैसी भीड़ के बीच पहुंची, वहाँ लोग आपको अपने कंधों पर हनुमान बेनीवाल जी को और आपको कंधों पर लेके चलते। क्या वहाँ रास्ता नहीं बन पाता था? क्या जगह का अभाव था? नहीं वो वहाँ का ट्रेंड प्यार था लोगों को। मुझे तो डर भी लगता था कोई गिरा ना दे आते ही उठा के, पता नहीं कब उठा के ले। हाँ, और मैं उनसे कहता था भाई गिरा मत देना, अभी मजाक ही बन जाएगी वो गिर गए बन जाता है कैमरा ऑन, ऑन कैमरा। तो मैं उनसे कहता था कि भाई संभाल के संभाल। भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो जैसे लास्ट टाइम तय हुआ था, नहीं भैया आज आपकी नहीं चलेगी, आज हमारी चलेगी। बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है। आज आपकी नहीं चलेगी, हमें खिलाना। क्या ऐसा संभव है? कोशिश तो कर सके भाई ये अनुशासनहीनता के दायरे में है। साल के 364 दिन आपके एक दिन मारा। आज ही दिन मेरा, आज ही अकेला 364 दिन तो आप हमारी चलन नहीं देते। 364 दिन आप लोग की चलती है, कोई एक सिंगल आदमी नहीं कह सकता इस बात को। खाने का मन भी हो रहा है और ज्यादा जीव इतनी बड़ी निकाल दी और कह रहा है कि ज्यादा है। देखो अरे डाल जल्दी खिला दो। मोबाइल दो अपना, रंजन आ जल्दी आगे भैया, आ जाओ। इस पे जब इसका लेटर लिख के दूंगा ना, बस है ना। जीते खा कितने के काट दिया अभी तक आप? पता नहीं। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी, और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।